चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि चैप्टर में क्या आता है। तो सबसे पहला हमने तुमको बताया डायग्राम्स इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे सबसे पहला जो डायग्राम दिया गया है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो। इसमें क्या दिया गया है, एक बैटरी लगा दी गई है, ये करंट कैरिंग वायर दिया गया है और देख सकते हो यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर क्या कर दिया, कंडक्टर लगा दिया गया है ब्राउन कलर का, और उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है वो कैसे फ्लो हो रही है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ करंट फ्लो हो रही है। तो क्या होगा, यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा इस नीडल में, या मैग्नेटिक कंपास नीडल में एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। डिफ्लेक्शन क्या शो करेगा, ये करेगा कि एक करंट कैरिंग वायर अगर कोई होता है तो दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि चैप्टर का नाम ही था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट हमने देखा, क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जहां पर करंट फ्लो कर रही होगी, ठीक है, वेयर देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ चार्जेस, देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये इस चैप्टर का मतलब है, और ये मतलब इस डायग्राम से बताया गया है। एग्जाम में ये कैसे पूछा जा सकता है कि write an activity to show that a current carrying wire experiences a magnetic field around it, ठीक है, या creates a magnetic field around it। ऐसा अगर मान लो कभी कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग ये डायग्राम बनाएंगे, और जो एक्टिविटी है जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से इसको लिख भी देंगे। लेकिन ये एक्टिविटी अभी कंप्लीट नहीं होती, इसमें एक और ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी कि अगर मान लो हम क्या कर दे, सर्किट को ओपन कर दे। ओपन करने का मतलब यह है कि जो करंट फ्लो हो रही थी वो अब जीरो हो गई। ठीक, तब ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलेगा, तब ऑब्जर्वेशन ये देखने को मिलेगा कि ये जो मैग्नेटिक कंपास नीडल था अब इसमें डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन कब हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ करंट, कब नहीं हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ करंट। ठीक है, जब करंट क्या हो गई, जीरो हो गई। इसका मतलब क्या है कि जो करंट है दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो यही एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है। इस एक्टिविटी के बाद आगे बढ़ते हैं, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। तो इनके बारे में थोड़ा सा दिया गया, हैंस क्रिस्टेड ऑर्स्टेड कौन है, सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्जी है। नहीं पढ़ोगे तो भी ठीक है, पढ़ लोगे तो भी ठीक है, इसका वैसे कोई मतलब खास नहीं है, पूछा नहीं जाएगा इनके बारे में। बात आती है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं, जिससे एक इमेजिनरी लाइन है जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, दो पोल्स होंगे, एक तरफ होगा नॉर्थ और एक तरफ होगा साउथ। ठीक, अब है क्या कि ये जो मैग्नेट है इसकी कुछ पावर होगी या इसकी कुछ स्ट्रेंथ होगी। स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, जैसे मान लो यहाँ पर कोई आयरन पार्टिकल है, इसको ये अट्रैक्ट कर ले रहा है, लेकिन जब आयरन पार्टिकल को यहाँ रख दिया गया, दूर रख दिया गया, तो अब ये अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा था, अपनी जगह पे ये स्टेबल था। ठीक, यहाँ पर रखा गया तो फिर अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक एक स्ट्रेंथ जो होगी वो इसकी कुछ इतने एरिया में फैली हुई होगी। ऐसे करके एक पूरा एरिया हम लोग बना सकते हैं इसी तरीके से। तो इस एरिया में वो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ फैली हुई होगी। ठीक, अब इस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम लोग क्या करते हैं, इसका डायरेक्शन देखते हैं कि किस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड या ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फैली हुई हैं। उसके लिए हम लोग मैग्नेटिक कंपास नीडल का यूज करते हैं। ठीक है, तो कंपास नीडल में जिस तरीके से डिफ्लेक्शन आता रहता है उस तरीके से हम देख लेते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी। तो पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट है। यहाँ पर एक दो ऐसे करके निकालना जरूरी रहता है। ठीक है, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब बात क्या आती है, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हमसे पूछी जाती है प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो पहला क्या पूछाएगा कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक, दूसरा क्या पूछा जाएगा, दूसरा कहा जाएगा कि व्हाई दे नेवर इंटरसेक्ट
ईच अदर। तो अभी हम दोनों चीजें बताएंगे। पहले एक चीज समझ लो कि इसकी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी दे ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, किधर से किधर ट्रेवल करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी बार मैग्नेट में या किसी भी मैग्नेट में, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? तीसरी प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग होगी मैग्नेटिक फील्ड कहां पर? स्ट्रॉन्गर एट पोल्स। ठीक है, स्ट्रॉन्गर कहाँ होती है? पोल्स। पोल्स क्या होते हैं? यही जो नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया था व्हाई दे आर स्ट्रॉन्गर एट पोल्स। बिल्कुल सही। तो स्ट्रॉन्गर एट पोल्स क्यों होती है? ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा क्लोज होगी, जैसे ये जो पोल वाली पोजीशन हमको दिख रही है, यहाँ पर क्या दिख रहा है कि भीड़ जो मैग्नेटिक फील्ड की है वो ज्यादा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ज्यादा क्लोज है। ज्यादा क्लोज है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी। ये तीन प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो हमको फिलहाल याद रखना जरूरी है। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी फंसेगी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो हमने बताया था मैग्नेटिक फील्ड होती है एक एरिया। ठीक है, इस मैग्नेट के अराउंड क्या हमने देखा? एक एरिया देखा। ठीक है, ये एक एरिया होता है जिसमें उस मैग्नेट का मैग्नेटिक इफेक्ट को फील किया जा सकता है। तो इसका मतलब कैसे लिख सकते हैं इसको? इट इज एन एरिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है अराउंड। ठीक है, इट इज एन एरिया अराउंड अ मैग्नेट। ठीक है, टिल विच its magnetic force could be felt। और ये कौन फील करेगा इस फोर्स को? बाय आयरन और आयरन लाइक मटेरियल। आयरन लाइक मटेरियल। ठीक है, तो ये जो एरिया होगा, इसी एरिया को क्या कहते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं विच शोज, क्या शो करती हैं? शोज दी, ये कह सकते हैं हम लोग, shows the direction of magnetic field, shows the locus of magnetic field। locus शब्द याद रखना, locus मतलब होता है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं अराउंड द मैग्नेट which shows its locus of magnetic field या to its direction of magnetic field। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। वही सारी बातें जो हैं वो इस पैराग्राफ में दी गई हैं जो हमने अभी ऊपर बताई। एक बार देख लेते हैं, कोई अगर एक्स्ट्रा चीज होगी उसको देख लेते हैं। यहाँ तक कर लिया। वी आर फेमिलियर विद द फैक्ट दैट कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। अ कंपास नीडल इन, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, कंपास नीडल जो है वो है क्या? तो ये एक स्मॉल बार मैग्नेट है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो कंपास नीडल होता है वो कैसा मैग्नेट है? बार मैग्नेट है, सर्कुलर मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट है, कैसा मैग्नेट है? तो आंसर आ जाएगा स्मॉल बार मैग्नेट होता है ये। द एंड्स ऑफ कंपास नीडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कंपास नीडल होती है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती है? तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमको बताना है। ठीक है, साउथ नॉर्थ नहीं बताना है, नॉर्थ साउथ बताना है, याद रखना। The end point towards north is called north seeking और north pole। the जो साउथ की तरफ शो करेगा पोजीशन को वो साउथ पोल होगा, जो नॉर्थ शो करता है दैट इज नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग को पता होनी चाहिए। इसके बाद प्रॉपर्टीज हमने बता ही दी हैं। अब बात आती है व्हाई डज अ, अब देखो जैसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, व्हाई डज कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। तो जैसे एक बार मैग्नेट है और यहाँ पर क्या है? कंपास नीडल है। ये मान लो कंपास नीडल हो गई। अब कंपास नीडल में भी क्या है? एक बार मैग्नेट ही तो है, तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी और यहाँ पर इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी।
ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को हो सकता है या तो रिपेल करें या तो अट्रैक्ट करें, मतलब आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी, और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास नीडल। ठीक है, अब यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में क्या किया गया, एक बार मैग्नेट लिया गया, आयरन फिलिंग्स को क्या कर दिया गया है, बार मैग्नेट के अराउंड स्प्रेड कर दिया गया। तो ऑब्जर्वेशन क्या देखी गई, कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पर जब फिलिंग को स्प्रेड किया गया तो जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखने को मिला कुछ इस तरीके का था। तो यहाँ पर दिख रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से बन रही है यहाँ पर। ठीक है, वही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कह देते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है जो यहाँ पर शो करी गई हैं। अब देख लो वही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया, द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ, अरेंज कर लिया इन्होंने। वाई डू आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच अ पैटर्न, क्यों अरेंज कर दी है। वाई व्हाट डज दिस पैटर्न डिमॉन्स्ट्रेट, तो क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। द मैग्नेट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट, देयरफॉर द आयरन फिलिंग्स एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, आयरन फिलिंग्स क्या कर रही हैं, फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। फोर्स कहाँ से आ रहा है, ये फोर्स आ रहा है इस मैग्नेट से। कौन सा फोर्स आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है। ठीक है, द फोर्स दस एक्सर्टेड मेक्स आयरन फिलिंग्स टू अरेंज इन अ पैटर्न, और इसी फोर्स की वजह से आयरन फिलिंग्स क्या हो रही हैं, एक पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर ले रही हैं। ठीक है, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच force of magnet can be detected is said to be a magnetic field। तो रीजन बोलो, हमने इसको क्या बोल दिया था, एरिया बोल दिया था। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो एरिया होता है, वो रीजन होता है जहां तक उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स डिटेक्ट किया जा सकता है या फील किया जा सकता है। दैट एरिया या दैट रीजन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। The lines along which iron fillings align themselves represents magnetic field lines। अब magnetic field lines क्या होती हैं, वो लाइंस होती हैं या वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जहां पर जो आयरन फिलिंग्स थे, ठीक है, उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया था, एक पैटर्न में अरेंज कर लिया था। दैट पैटर्न इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन याद रखना, दे आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस हैं वो। इसके बाद क्या है, तो ये एक्टिविटी 1 पॉइंट, इसका कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऊपर वाला डायरेक्शन दिया गया है, डायरेक्शन मेनली बताना चाह रहा है कि हम लोग कैसे जान पाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है या साउथ से नॉर्थ की तरफ है, वो चीज़ ऊपर दी गई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें जो हम लोग को पढ़ना है इस वाले पूरे पैराग्राफ में, वो है ये डायग्राम। ये डायग्राम पूछा जाता है, इसमें ये पूछा जाएगा कि ड्रॉ दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज, या टेल दी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। ऐसे करके क्वेश्चन बनता है। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर क्या होती है बच्चों से, वो ये होती है कि जैसे नॉर्थ से साउथ ऊपर तो बना देते हैं एरो, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि ये एरो ऐसे जा रहा है तो ऐसे निकल रहा होगा। तो यहाँ पर जो एरो बना देते हैं वो उल्टा बना देते हैं, उल्टा नहीं बनाना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से किधर मूव करेंगी, साउथ की तरफ मूव करेंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो समझना है। कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ देखते हैं, अगले पैराग्राफ में क्या बताया गया है। ठीक है, तो अगला पैराग्राफ है ये, इसके में भी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ी सी चीजें दी गई हैं। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। इसका मतलब एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एक फोर्स प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसको मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। और फोर्स हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। डायरेक्शन क्या है, हमने देखा था नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट होता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर दी गई है, नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। ठीक है, देयरफॉर बाय कन्वेंशन दैट फील्ड लाइंस इमर्ज। देखो ये कन्वेंशन है, ऐसा कोई हम लोग ने ये नहीं माना है कि नॉर्थ क्या है साउथ क्या है, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब होता है ये सभी ने मान लिया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इमर्ज कहाँ से करती हैं, जहां से इमर्ज करती हैं उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। ठीक है,
और फिर जहां पर जाके मर्ज कर जाएंगी, मतलब जहां पर ये एंटर कर जाएंगी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, साउथ पोल बोलेंगे। तो एग्जिट कहाँ से कर रही है, मतलब ये कह सकते हैं ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है, नॉर्थ पोल से, और फिर से दोबारा एंटर कहाँ कर रही है, साउथ पोल में। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से किधर होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। इनसाइड द मैग्नेट, अब यहाँ पर इनसाइड की जब बात आएगी तो उल्टा हो जाएगा। इनसाइड में क्या होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी। अब देखो बहुत ध्यान से एक बात, जैसे बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है साउथ था, अब हमको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर से निकलेगी, नॉर्थ से निकलेगी और किधर जाएगी, साउथ में जाएगी, ऐसे जा रही होगी। ये आउटसाइड द मैग्नेट है। और इनसाइड द मैग्नेट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, साउथ से निकलेगी और किधर जाएगी, नॉर्थ की तरफ जाएगी। तो ये जो कर्व बना, ये क्लोज्ड बना एंड कंटिन्यूअस बना। ऐसे कई सारे कर्व देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टी हम लोग ने देखी थी उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी हो जाएगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स। ठीक है, वही सारी बातें यहाँ पर बताई। इसके बाद जो बात बताई गई है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ की बताई गई है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ पर स्ट्रॉन्गर होगी, तो जहां पर हमने देखा डिग्री ऑफ क्लोजनेस जहां ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मतलब जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भीड़ ज्यादा होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ठीक है, द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन पोल ऑफ अनदर मैग्नेट इज प्लेस्ड इज ग्रेटर whereas the field is crowded। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो पोल्स होते हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है इसीलिए क्या होगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होगी। देखो आखिरी लाइन क्या बताना चाह रहा है, वो एक क्वेश्चन का आंसर बता रहा है। क्या कहा गया, नो टू फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। जैसे मान लो ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये पहली मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई, ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई। हमको तो ये पता है कि क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ क्या कर रही है, क्रॉस कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं, मान लो ये पॉइंट है ए, ठीक, ए पॉइंट पे क्रॉस करी, तो ए पे क्या करेंगे, हम दो टेंजेंट बनाएंगे, पहला टेंजेंट हो गया और ये दूसरा टेंजेंट हो गया, ठीक। तो ये टेंजेंट 1 हो गया और ये टेंजेंट 2 हो गया। किसी भी पॉइंट पर, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट क्या देता है, उस पॉइंट पर डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। और एक चीज और पता होनी चाहिए कि एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का केवल एक ही डायरेक्शन होगा, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होते। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एक पॉइंट पर, मतलब ए पॉइंट पे दो डायरेक्शन देखने को मिल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है, दो डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर सकती है। जैसे मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, वो कुछ ऐसे चल रहा था, अब पूछा जाए बताओ इस जगह इस टाइम पर उसका डायरेक्शन किधर है, तो हम लोग यही कहेंगे इधर की ओर था। क्या कोई कह सकता है कि इधर भी था, इसका डायरेक्शन तो नहीं था। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी किसी एक पॉइंट पर केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है, दो डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर सकती है। दैट इज वाई दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बार मैग्नेट कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक वायर है, स्ट्रेट वायर होगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, ये इसमें करंट फ्लो हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से इसको आई से हम लोग ने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, ये चीज समझ लो। इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होगी, कुछ इस तरीके से। ये कंसेंट्रिक सर्कल, ये कंसेंट्रिक सर्कल जो बनाए हैं ये हालांकि 3D में है, अब बना रहे हैं तो 2D में, क्योंकि 2D बनाना आसान होता है। ठीक है,
अब बात आती है ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, ये वायर था, ठीक है, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है उस वायर की। ठीक, अब बात आती है इस वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। तो डायरेक्शन के लिए एक रूल होता है जिसको बोलते हैं मैक्सवेल का राइट, तो हम क्या बता रहे थे, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है जो यूज होता है किस चीज के लिए, हम लोग को अगर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है करंट कैरिंग वायर में। ठीक है, याद रखना करंट कैरिंग वायर कैसा है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। हालांकि अगर सर्कुलर वायर होगा, ठीक है, तब भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इसी से ही बता पाएंगे। सर्कुलर करंट कैरिंग वायर में भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सेम मेथड से पता चलेगी जिसको क्या कहते हैं हम लोग, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। कोई दिक्कत? तो हम लोग ने क्या देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से मिलेगा। ठीक है, चाहे वो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में हो या सर्कुलर करंट कैरिंग वायर में हो। राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है, ये कहता है कि अगर हम लोग अपने राइट हैंड को स्ट्रेच कर लें कुछ इस तरीके से कि जो थंब हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, थंब, थंब क्या देगा, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक, देन फोल्डिंग ऑफ फिंगर्स, फोल्डिंग ऑफ फिंगर्स ये क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। अब ऊपर वाले केस में अगर हम देखें तो करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, ठीक है, मतलब साउथ से नॉर्थ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये कुछ इस तरीके का होगा, ऐसे गई ऐसे आई, ऐसे गई ऐसे आई, ऐसे गई ऐसे आई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ये भी डायग्राम दिया है, ठीक है, इस डायग्राम में भी कुछ समझना हम लोग को पड़ेगा कि जो करंट है, मेनली इसमें एक एक्टिविटी टाइप की पूछी जा सकती है कि हम लोग ये शो करें कि जो करंट कैरिंग वायर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ करंट पे। ये नहीं पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड वायर इज प्रोड्यूस्ड बाय करंट या मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर, ये नहीं पूछा गया। क्या पूछा जाएगा, शो एन एक्टिविटी या डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट the magnetic field, the direction of magnetic field depends on the direction of current। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि पहले देखो हमने क्या किया, यहाँ पर जो करंट है वो कुछ इस तरीके से पास हो रही है, पॉजिटिव से निगेटिव, तो करंट नॉर्थ से किधर आ रही है, साउथ की तरफ आ रही है। तो हमने क्या देखा, जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है उसका डिफ्लेक्शन राइट की तरफ हुआ, लेकिन अगले में जो करंट है वो नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब साउथ से नॉर्थ जा रही है, तो डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो किधर की ओर हो रहा है, लेफ्ट की तरफ हो रहा है। तो ये क्या प्रूव कर रहा है कि हम लोग जब डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर रहे हैं या रिवर्स कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी भी डायरेक्शन क्या हो रही है, रिवर्स हो जा रही है, बदल जा रही है। ये क्या प्रूफ करता है, ये प्रूफ करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, ठीक है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है करंट, या करंट की डायरेक्शन डिसाइड्स दिस। कोई दिक्कत? अब देख लो यहाँ पर एक पूरा पैराग्राफ बना दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी वैसे ही हमने बताया वही है। बस यहाँ पर इन लोग ने क्या किया है, 3D रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। तो ये भी एग्जाम में डायग्राम बनाया जा सकता है, ये पूरा सही रहेगा। इसमें क्या किया गया है, बस वही सेम काम किया गया है कि करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया गया, ये जो ये है दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग वायर। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से किधर जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है। तो क्या हो रहा है, जब देखो अब यहाँ जब नॉर्थ से साउथ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। जब मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाया गया तब क्या देखने को मिलेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी
उसका डायरेक्शन मिलेगा बाय कर्लिंग या बाय फोल्डिंग ऑफ फिंगर्स। अब क्या हो जाएगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। इधर हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। बस वही चीज है। तो चाहे हम लोग ऊपर वाला डायग्राम बना दें, चाहे ये वाला डायग्राम बना दे, दोनों ही सही है, कोई भी गलत नहीं। बस ये क्या है, ये 3D रिप्रेजेंटेशन है, वो 2D रिप्रेजेंटेशन था, है दोनों एक ही डायग्राम। ठीक है, लेकिन 3D डायग्राम जो होता है ये रियलिटी है, मतलब असलियत में जो है वो ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब इस पैराग्राफ को देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। What happens to the deflection of compass needle placed at given point if current in the copper wire is changed? वही अपन जो देखा था कि अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए तो जो डिफ्लेक्शन हो रहा था कंपास नीडल में, उसका भी डायरेक्शन क्या हो जा रहा था, चेंज हो रहा था। To see this vary the current in the wire, we find the deflection needle also changes. In fact, the current is increased. अब देखो यहाँ पर क्या है, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, हमको ये पता होना चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी करंट कैरिंग वायर में, वो डिपेंड किसके करती है, तो डिपेंड करती है करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ठीक है, वही चीज यहाँ पर दी गई है। द डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज द, इट इंक्रीजेज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, what happens to the deflection of needle if compass is moved away from copper wire but current through the wire remains the same? अब देखो क्या कहा गया, यहाँ पर एक और चीज समझनी पड़ेगी। जैसे मान लो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पर एक कंपास रखा गया और एक कंपास को ए पॉइंट पे रखा, दूसरे को रखा बी पॉइंट पे। ठीक, करंट सेम है, अभी भी 5 एम्पियर है, बाद में भी 5 एम्पियर, हमेशा मान लो 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब पूछा गया डिफ्लेक्शन जो होगा वो ए वाले कंपास नीडल पे ज्यादा होगा या बी वाले पे ज्यादा होगा, बताओ। बिल्कुल सही, तो ए वाले पे जो डिफ्लेक्शन होगा ये ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन यहाँ पर, और यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन लेस होगा। तो इसका मतलब क्या पता चला, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम दी करंट कैरिंग वायर पे भी ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है, डिस्टेंस जितनी हम लोग बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। तो अगर पूछा जाए कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो ये दो फैक्टर हम लोग को समझाने पड़ेंगे। पहला हो जाएगा करंट और दूसरा हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम दी करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहाँ पर वही मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल दे दिया गया है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में केवल राइट हैंड थंब रूल लिखा होगा एनसीईआरटी की तरह, तो राइट हैंड थंब रूल लिखा हो या मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लिखा हो, बात एक ही है। लेकिन फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल नहीं होता, फ्लेमिंग का भी हम लोग आगे देखेंगे, वो राइट हैंड रूल होता है। ठीक है, तो राइट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल में डिफरेंस है। कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल बना देते हैं, तो मैक्सवेल का राइट हैंड रूल नहीं है, राइट हैंड थंब रूल है। तो ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ये यही कहता है कि हम लोग अपने हाथ को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लें, ठीक है, कुछ इस तरीके से स्ट्रेच कर लें जिससे जो थंब हो, ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है थंब। थंब क्या देगा, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, थंब क्या देगा, एक मिनट बड़ा कर, ठीक, थंब जो है, थंब क्या दे रहा है, दिस इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जिस डायरेक्शन में हमारी उंगलियां फोल्ड हो रही हैं, दिस इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हो गई। इसको कभी कभी कॉर्क स्क्रू रूल भी बोल देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, बेकार है रूल वो, ये ज्यादा अच्छा रूल है, हालांकि दोनों एक ही रूल, अलग अलग नहीं है। जैसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड बार मैग्नेट, आसान है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये भी आसान है। व्हाई डोंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी आसान हो जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अगला है करंट थ्रू सर्कुलर लूप, ये इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी हो। तो देखो हम अपना डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर करंट कैरिंग वायर का आसान सा डायग्राम होगा। कैसा वायर है, सर्कुलर लूप है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर लूप बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया सर्कुलर लूप,
सर्कुलर लूप जो है पूरी तरीके से सर्कुलर ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं एक बैटरी, या चलो सेल लगा दिया, बैटरी लगाओ सेल लगाओ बात एक ही है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, सेल हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, लेकिन जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसे होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाती है। अब बात आती है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, तो उसका डायरेक्शन जो होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो हम लोग को मिलेगा बाय राइट हैंड थंब रूल। तो अगर मान लेते हैं ये ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए बी जो है अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की तरह दिख रहा है। इसी तरीके से जो सी डी होगा ये भी अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगी। तो हमने क्या कर दिया, कंसेंट्रिक सर्कल्स बना दिए। कितने बनाने हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, इसका कोई लिमिट नहीं होती, कितने बन सकते हैं, 2 से 3 बनाओ मैक्सिमम, 3, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जितने लेफ्ट में बने उतने ही राइट में होने चाहिए। ये हो गया हमारा कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा यूनिफॉर्म होगी। तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं कि स्ट्रेट लाइन की तरह बनाते हैं, कुछ इस तरीके से। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ये तो पूरा ही आ गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे हो जाएगी। अब बात आती है इसका डायरेक्शन किस तरीके से होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो डायरेक्शन बहुत सिंपल है, यहाँ पर जो करंट है अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इधर एंटी क्लॉकवाइज बना दिया यहाँ तक। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गई। तो हमने क्या बना दिया, क्लॉकवाइज बना दिया। अब देखो यहाँ पर भी अपवर्ड जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर भी अपवर्ड जा रही है, तो सेंटर वाले पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे चली आएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में चली आएगी। तो ये वाला डायग्राम हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। अब आगे पैराग्राफ में देख लेते हैं क्या क्या चीजें दी गई हैं। We have so far observed the pattern of magnetic field lines around current carrying straight wire, अभी हम लोग ने देखा था। Suppose this straight wire is bent in the form of circular loop, ठीक है, इसी straight wire को circular loop में change कर दिया गया, current pass हो रही है। We know that magnetic field produced by current carrying straight wire depends inversely as distance from it, inverse relation होता है, भी देखा था। Similarly, at every point of current carrying circular loop, the concentric circle representing the magnetic field around it would become larger and larger as we move away from the wire. By the time we reach at center of the circular loop, the arc of this big circle would appear as straight line। देखो यही बताया गया कि सेंटर पे, इस सर्कुलर लूप के जो सेंटर पे होगी मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो हमेशा कैसी होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी, यही बताया गया इसमें। ठीक है, तो सेंटर पे याद रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है सर्कुलर लूप में वो कैसी होती है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है यहाँ पर। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई है। ठीक, बाय द टाइम ये हो गया, एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट would give rise to magnetic field appearing as straight lines at the center of loop by applying right hand thumb rule। right hand thumb rule हम लोग ने लगाया, तो उससे क्या पता चल जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता चल जाती है लूप में किस तरीके से होंगी, वही इस पैराग्राफ में बताया गया है। We know that magnetic field lines produced by current carrying wire at given point depends directly on the current। अब अगर पूछा जाए ये जो करंट कैरिंग लूप था, ठीक है, या सर्कुलर वायर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस पे डिपेंड करेगी, तो ये डिपेंड करती है करंट पे, पहला। ठीक है, ये कहाँ पूछा आ रहा है, एट सेंटर ऑफ लूप, कहाँ पर बताना है, लूप के सेंटर पे। जैसे ये हमारे पास सर्कुलर करंट कैरिंग वायर था, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सेंटर पे किस पे डिपेंड कर रही है, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रेडियस ऑफ द वायर के। इसका मतलब क्या हुआ, जितना लूप छोटा होगा, जैसे मान लो एक लूप ये है और दूसरे लूप का रेडियस इतना ही है, लेकिन जो बैटरी लगी है, सेल जो लगा वो बराबर का है,
तो हमको पता है करंट तो उतनी ही बहेगी, ठीक है। करंट, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस का कोई चक्कर नहीं है, हम लोग को केवल ये समझना है कि करंट का इफेक्ट हम लोग अब नहीं देख रहे हैं, किसका इफेक्ट देख रहे हैं, डिस्टेंस का, रेडियस का। तो रेडियस हम लोग ने क्या कर दिया, कम कर दिया। रेडियस कम करने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो अगर मान लो कहा जाए एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है 1 सेंटीमीटर का और एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है 5 सेंटीमीटर का, और दोनों में करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर की, और बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेंटर पे कहाँ स्ट्रांग होगी, 1 सेंटीमीटर वाले लूप में या 5 सेंटीमीटर वाले लूप में। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर वाला जो लूप होगा, ठीक है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। लेकिन मान लो कहा जाए कि हमारे पास ए लूप है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर और करंट है 5 एम्पियर, बी लूप है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ठीक, लेकिन करंट है 10 एम्पियर। अब अगर पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ स्ट्रांग होगी, तो बी में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। क्यों, क्योंकि जब रेडियस सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगी, करंट पे। करंट जितनी ज्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमेशा उतनी ही ज्यादा होती है। बात आती है तीसरे पॉइंट की, जो हमारे पास है सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड क्या होता है, तो सोलेनॉइड जो है वो एक स्प्रिंग की तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का उसका शेप होता है, कर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। ये एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ठीक है, विच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, ठीक, एंड रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। तो अगर डेफिनेशन पूछी जाए सोलेनॉइड की, तो सोलेनॉइड क्या होता है, इट इज एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, कनेक्टेड विद अ बैटरी एंड रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। तो सिलेंडर के फॉर्म में क्या है, वो रैप कर दिया गया है। अब होता क्या है कि जब यहाँ पर एक पॉजिटिव पोलैरिटी होगी या निगेटिव पोलैरिटी होती है, तो इसकी वजह से करंट क्या होगी, इस वायर में फ्लो करेगी कुछ इस तरीके से, नीचे आएगी, इधर ऊपर निकलेगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पर नीचे गई, ऐसे निकली, ठीक है। तो इस तरीके से करंट का फ्लो होगा, करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रही है। अब जैसे एक लूप है, ठीक है, एक लूप मान लो है ये, इस लूप में ये मान लिया गया एक बैटरी थी, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक, इसमें करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही होगी। तो होता क्या है, इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस लूप के आसपास पोल्स डेवलप हो जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो किधर नॉर्थ बनेगा, किधर साउथ बनेगा, उसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसको बोलते हैं क्लॉक रूल। क्लॉक रूल बोलते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एस देखो बना सकते हैं, ठीक, क्या बना सकते हैं, एस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो दिख रहा है बाहर, जो दिख रहा है वो क्या है, साउथ पोल है, तो अंदर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। तो मतलब ये हुआ इनसाइड द प्लेन नॉर्थ पोल है, आउटसाइड द प्लेन जो बाहर है वो क्या है, साउथ पोल है। इसी तरीके से मान लो करंट का डायरेक्शन हम बदल देते हैं, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से कर दें, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, देखो करंट का डायरेक्शन ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे बन सकता है, ठीक। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ बन रहा है, इसका मतलब बाहर क्या हो गया, अब नॉर्थ पोल आ गया, अंदर क्या चला जाएगा, साउथ पोल चला जाएगा। तो कोई भी करंट कैरिंग लूप होता है उसमें क्या डेवलप होते हैं, पोल्स डेवलप होते हैं, और उन पोल्स का डायरेक्शन कैसे मिलता है, बाय क्लॉक रूल मिलता है, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पर भी पोल्स डेवलप हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग कई सारे लूप्स बन रहे हैं, तो कई सारे पोल डेवलप हो रहे होंगे। कैसे पोल डेवलप हो रहे होंगे, इधर नॉर्थ आया होगा, इधर साउथ आया होगा, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ और फिर साउथ। अंदर के जितने नॉर्थ और साउथ थे वो तो न्यूट्रलाइज हो गए, बचा क्या, यहाँ पर बाहर जो पेरिफेरी पे एक नॉर्थ बचा और यहाँ पर क्या बचा, एक साउथ बचा जो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया।
तो हम लोग क्या करते हैं, केवल इन नॉर्थ और इस साउथ को ही देख के चलते। तो यहाँ पर क्या डेवलप हुआ, यहाँ नॉर्थ आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, साउथ डेवलप हो गया, डायग्राम जो दिया उसके हिसाब से। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो सोलेनॉइड है ये बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह हम लोग को दिखता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो बनाते हैं वो भी बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह ही बनाते हैं। ठीक है, ये रिजेंबल करेगी एक बार मैग्नेट को। तो ये हो गया हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। थोड़ा सा डायग्राम गंदा बन रहा है, एनसीईआरटी से देख के इसको प्रैक्टिस करके अगर कॉपी बनाया जाएगा तो अच्छा बन जाता है। बस याद रखना है कि बार मैग्नेट की तरह ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर ऐसे करके हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, बस ये याद रखना, जहां नॉर्थ लिखा गया है और जहां साउथ लिखा गया है तो डायरेक्शन जो होनी चाहिए हमेशा नॉर्थ से साउथ होनी चाहिए आउटसाइड दी मैग्नेट, और साउथ से नॉर्थ होनी चाहिए इनसाइड दी मैग्नेट। केवल ये हमको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछ, इसके बाद क्या पूछा जाएगा इसमें, कि जो करंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई होगी सोलेनॉइड में, वो किस पे डिपेंड करेगी। तो पहला तो प्रॉपर्टी पूछी जाएगी। तो प्रॉपर्टी हमको पता है कि इट मूव्स फ्रॉम, इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ एंड मूव्स टुवर्ड साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, पूछा आता है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कहाँ होती है। तो इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर हैं, जैसे हम लोग ने बार मैग्नेट में देखी थी वही सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। किस पे डिपेंड करेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला करंट पे डिपेंड करेगी, करंट जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा। दूसरा किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगी, मतलब जितने भी टर्न किए गए हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही स्ट्रांग होती है। डिपेंड करती है केवल इन्हीं दो फैक्टर्स पे, पहला करंट हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सोलेनॉइड से पूछी जाएगी। तो तीन चीजें पूछी जाएंगी सोलेनॉइड से, एक बार इसको सबको रब कर देते हैं। तो पहला क्या पूछा जाएगा, पहला पूछा जाएगा कि डायग्राम बनाना होगा सोलेनॉइड का। दूसरा पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, मतलब डिपेंडेंस पूछा जाएगा। और तीसरा पूछा जाएगा प्रॉपर्टी क्या होती है। और ये पूछा भी जा सकता है एक नंबर में कि कहाँ पर यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं पूछा था, यूनिफॉर्म ही पूछा था कहाँ पर होती है। और एक चीज और पूछी जाती है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की होती है, ये किस मैग्नेट को या किस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, रिजेंबल करती है। तो बार मैग्नेट को, ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को रिजेंबल करती है। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सोलेनॉइड भी बता सकते हैं। टॉपिक में दिया गया है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान के चलते हैं कंडक्टर का मतलब वायर, ये करंट कैरिंग वायर है। ठीक, और इसमें करंट फ्लो हो रही है जो आई के बराबर है। ठीक, इसमें क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड का हम डायरेक्शन बता दे रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस प्रेजेंट है। अब क्या होगा जब कोई करंट कैरिंग वायर ऐसा है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होता है तो उस करंट कैरिंग वायर पे क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। और ये जो फोर्स लगता है, दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। ये याद रखना कि हमने क्या बात करी, हमने बात करी इफ अ करंट कैरिंग वायर, ठीक, ये प्रेजेंट कहाँ पर होगा, इज प्रेजेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, then this current carrying wire will experience what, it will experience a force। ठीक, और ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर किसके होगा, टू बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसके परपेंडिकुलर होगा। बात आती है डायरेक्शन मिलेगा कैसे, उसके लिए कौन सा रूल है, तो उसके लिए रूल है फ्लेमिंग का। और फ्लेमिंग का कौन सा रूल है, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड नहीं लेफ्ट हैंड रूल है। थंब नहीं है, याद रखना, यहाँ पर थंब नहीं यूज किया जाएगा शब्द,
यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाएगा। बात आती है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है ये क्या कहता है, अब इसको बहुत ध्यान से समझना। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक, इसका शायद डायग्राम बना होगा, डायग्राम से ही समझाते हैं। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्टिविटी है, इसको देख लो। इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है। इस एक्टिविटी में सिंपल सी चीज ये बताई गई कि एक वायर था और ये कंडक्टर मान के चलो, दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर। इस पे करंट फ्लो हो रही होगी, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। और क्या किया गया है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग ने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ये जो मैग्नेट है इसको कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं इसको। हॉर्स शू मैग्नेट मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो कंडक्टर है वो रखा हुआ है और कंडक्टर पे क्या फ्लो हो रही है, करंट। तो वाला कंडीशन आ गई कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो ये जो कंडक्टर है ये एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स, ठीक। ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ये कंडक्टर क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो यही जो मोशन होगा या जो फोर्स होगा, इसी का डायरेक्शन कैसे मिलता है, तो इसका डायरेक्शन मिलता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो ये एक्टिविटी यही डिटरमाइन करती है या यही प्रूफ करती है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, सो दैट करंट कैरिंग कंडक्टर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब आते हैं हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। ये बना हुआ है, देखो, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। तो हम लोग को क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है। लेफ्ट हैंड को क्या करना है, स्ट्रेच करना है, ठीक। और कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करना होता है जिससे ये जो थंब है, मिडिल फिंगर है, ये फोर फिंगर है, दिस इज फोर फिंगर, फोर फिंगर इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये थंब हो गया, ये फोर फिंगर हो गई, और ये कौन सी फिंगर हो गई, मिडिल फिंगर हो गई, ठीक। तो पहली कंडीशन तो ये रहती है कि ऑल द थ्री फिंगर्स, या कह सकते हैं थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, शुड बी परपेंडिकुलर टू या म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब तीनों के तीनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी। तो क्या देखा जाता है, तो ये देखा जाता है कि थंब जो है, यही कह सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें कि जो फोर फिंगर है ये अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगी, ठीक, मिडिल फिंगर अगर करंट का डायरेक्शन देगी, तो जो थंब होगा, दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मोशन ऑफ कंडक्टर या फोर्स, ठीक है। तो ये फोर्स का डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो हम लोग याद करने के लिए इसको एफ एम सी यूज करते हैं। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ एम सी ऐसे होता है, ठीक है, एफ एम सी। एफ मतलब होता है फोर्स, एम मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, और सी मतलब होता है करंट, ठीक है। और फोर्स किससे मिलता है, फोर्स के लिए है हमारे पास में थंब, ठीक है। ये थंब होता है जो फोर्स का डायरेक्शन देता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, एक बार ठीक से देख लेते हैं, कोई भी चीज़ अगर छूटी होगी तो उसको भी कवर अप कर लेंगे। तो पहले पैराग्राफ में ऐसा कुछ खास दिया नहीं है। यहाँ पर एम्पियर के बारे में बताया गया, सजेस्टेड दैट मैग्नेट मस्ट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड फॉलोइंग एक्टिविटी। वही जो एक्टिविटी हमने समझाई थी, इसी से ही पता चल जाएगा कि फोर्स लगता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड इन दी अबव एक्टिविटी सजेस्ट दैट। अब देखो, यहाँ पर जो रॉड था या करंट कैरिंग कंडक्टर था, उसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब मोशन हो रहा है या फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये क्या सजेस्ट करता है, सजेस्ट करता है कि फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग एल्युमिनियम रॉड व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो दो चीजों की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट दो चीजों की है। पहला करंट प्रेजेंट होना चाहिए और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी फोर्स लग पाएगा उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे, ठीक है। दोनों में से अगर कोई भी एक चीज जीरो हो गई, मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर जो था उस पे करंट ही जीरो हो गया, करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो फोर्स नहीं लगेगा। या मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई तो भी फोर्स नहीं लगेगा। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स्ड। यहाँ पर एक और चीज समझनी है,
कि जो फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्शन कैसे पता चलता है? तो ये डायरेक्शन डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पे और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। दोनों में से किसी एक का डायरेक्शन रिवर्स कर दो। जैसे मान लो केवल हमने करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। अगर केवल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स किया तो भी फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। लेकिन मान लो दोनों के डायरेक्शन रिवर्स कर दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन पहले था वही डायरेक्शन अभी भी रहेगा। ठीक है, नाउ चेंज द डायरेक्शन, वही वाली बात बताई गई इसमें। कैसे होता है? तो बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब यहाँ पर थोड़ी सी और बात देखेंगे। इट शोज दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वही जो हमने अभी बताया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक चीज और देखेंगे। यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करी गई है ऑफ फोर्स इज हाईएस्ट। यहाँ पर ये पूछा जाता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है ये किस कंडीशन में हाईएस्ट होगा, या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि फोर्स हाईएस्ट हो। तो फोर्स का एक फॉर्मूला याद रखना, आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर आई करंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और साइन थीटा है, थीटा क्या है? तो थीटा इज एंगल बिटवीन, ठीक है, किसके किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन करंट मतलब आई एंड बी। ठीक है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। अब जब ये थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक, तब क्या होगा? फोर्स मैक्सिमम होगा। तो फोर्स मैक्सिमम होने के लिए कंडीशन क्या बनी कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए टू ईच अदर। ठीक, परपेंडिकुलर होंगे इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये फोर्स मिनिमम कब होगा? तो साइन थीटा की वैल्यू निगेटिव नहीं देखते हम लोग, क्या देखेंगे मिनिमम में? जीरो देखेंगे। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो जीरो से 1 के बीच में मेनली लाई करती है, अगर जीरो से 90 डिग्री हम लोग देखें तो। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? जब फोर्स जब थीटा क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू जीरो होनी चाहिए। और ये वैल्यू जीरो कब होती है? जब साइन थीटा जीरो हो जाएगा। और साइन थीटा जीरो कब होता है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और 0 डिग्री का मतलब क्या होता है कि करंट जो है उसका डायरेक्शन क्या होगा? पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इफ करंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर? तो आंसर आ जाएगा जीरो। अगर पूछा जाए कि if the current is perpendicular to magnetic field, then what will be the force on current carrying conductor? Then it will be maximum। और कितना हो जाएगा? आई बी एल के बराबर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे देखोगे तो नीचे वही सेम चीज बताई गई है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, जो हमने बता ही दिया था अभी। स्ट्रेच करना है अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से कि थंब हो गया, फोर फिंगर हो गया, मिडिल फिंगर हो गया, ये तीनों कैसे होने चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर तीन चीजें हैं। पहला क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा? तो हमने बताया मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर देता है। करंट देगा मतलब मिडिल फिंगर करंट देता है। तब जो थंब होता है, दिस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर या फोर्स। बस हो गया, इतना ही केवल हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल पूछे आते हैं कि ये जो हमने ऊपर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज किया है, या जो कंसेप्ट देखा कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये अप्लाई कहाँ होता है? तो ये अप्लाई होता है जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में अप्लाई होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिक मोटर की जो फंक्शनिंग है वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर जो बाकी दिए गए हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये नहीं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तब भी लिख सकते हैं। हमने क्या बताया? हमने बताया कि अगर क्वेश्चन ये आए कि ऑन दिस प्रिंसिपल, या इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्सपीरियंस होता है फोर्स। तो इस प्रिंसिपल पे कौन सा डिवाइस वर्क करता है? तो आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर नहीं। जनरेटर के लिए अलग कंसेप्ट है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमारे कोर्स में फिलहाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पैराग्राफ है वो अलग चीज कह रहा है।
पैराग्राफ क्या कह रहा है? डिवाइस दैट यूजेस करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऐसी डिवाइसेस जिसमें करंट कैरिंग कंडक्टर भी यूज होता हो और मैग्नेटिक फील्ड भी यूज होती हो, उसके एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं। ये फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का एग्जाम्पल नहीं है, उसका एग्जाम्पल केवल एक है और वो क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर है। अगला टॉपिक है हमारे पास में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब जो हम लोग के घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट यूज हो रहा है उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन है, कौन कौन से वायर हैं, किस कलर के हैं, क्या क्या सबका यूज है। कुछ ऐसी कंडीशंस आएंगी जैसे शॉर्ट सर्किट क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है, वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो इसको हम लोग पैराग्राफ से ही देखेंगे क्योंकि पैराग्राफ में ही हम लोग को चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखो, in our homes we receive supply of electric power through a main supply also called mains, either supported through overhead electric poles or underground cables। तो घरों में जो सप्लाई आ रही है या तो वो ओवरहेड वायर से आ रही होती है, जो हवा में लटके होते हैं वायर, ठीक है, बंधे होते हैं बाकायदा खंबे से, और या तो क्या होगा, या तो अंडरग्राउंड केबल्स होंगे, कई जगह अंडरग्राउंड हो गया है। वन ऑफ द वायर इन दिस सप्लाई यूजुअली विद रेड इंसुलेशन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली विद रेड इंसुलेशन। तो रेड इंसुलेशन कवर जिस पे होता है उसको क्या बोलते हैं? लाइव वायर या पॉजिटिव, या इसको फेज वायर भी बोलते हैं। ठीक है, तो फेज वायर भी बोला जा सकता है, इसको लाइव वायर भी बोला जा सकता है, या इसको पॉजिटिव भी बोला जा सकता है। इसके बाद दूसरा जो है उस पे कैसा इंसुलेशन होता है? ब्लैक इंसुलेशन होता है। ब्लैक भी हो सकता है और कभी कभी इसमें देखा जाता है तो ब्लू भी कई जगह पे लिख दिया जाता है। तो ब्लैक या ब्लू इंसुलेशन होगा तो वो कैसा वायर हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल को भी क्या बोलते हैं? नेगेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, देखो याद रखना, अगर ऐसे करके वायर लटका हुआ है, इसमें एक मान लो फेज वायर है और एक न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है, जब तक यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, ठीक, तब तक केवल फेज वायर में ही करंट है, न्यूट्रल में करंट नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मान लो बल्ब लगा दिया गया तो करंट फेज से निकलता है, बल्ब में जाता है, फिर वापस होता है, तब दोनों में करंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी। न्यूट्रल का फंक्शन क्या होता है? सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। हम लोग की कंट्री में जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग रिसीव करते हैं घरों में, वो होता है 220 वोल्ट का। एक चीज और इसमें लिख सकते हैं कि हम लोग के घरों में जो करंट होती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, एसी। ठीक, कभी कभी इस अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाती है जो हम लोग के घरों में रिसीव होती है, वो होती है 50 हर्ट्ज। ये दोनों बातें याद रखना। आगे बढ़ते हैं। एट मीटर बोर्ड इन द हाउस these wire pass in an electric meter through the main fuse. The main switch they are connected the main switch they are connected to line wire in the house। ये सब कोई मतलब की चीज नहीं है। These wires supply electricity to separate circuits within the house। अब यहाँ पर सर्किट की बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टू सेपरेट सर्किट्स आर यूज, दो तरीके के सर्किट यूज किए जाते हैं। पहला जो सर्किट है उसका करंट रेटिंग होता है 15 एम्पियर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा था कि कौन कौन से करंट रेटिंग के सर्किट्स यूज किए जाते हैं। तो पहला हो जाएगा 15 एम्पियर का और दूसरा होता है 5 एम्पियर के करंट रेटिंग का सर्किट यूज किया जाता है। अब जो 15 एम्पियर है उसमें क्या किस चीज को अप्लाई किया जाएगा या क्या उसमें ऑपरेट कराया जाएगा? ठीक है, किस चीज को कनेक्शन दिया जाएगा 15 एम्पियर वाले में? तो जैसे जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं, जैसे गीजर हो गया, एयर कूलर हो गया, जिसको एसी भी कह सकते हो, एयर कंडीशनर कह सकते हो, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, जैसे प्रेस हो जाएगा, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन हो जाएगा। तो ये सब हाई वोल्टेज कंज्यूमिंग अप्लायंसेस होते हैं, हाई पावर कंज्यूमिंग अप्लायंसेस होते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? 15 एम्पियर करंट रेटिंग में जो सर्किट होता है उसमें अप्लाई करते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जैसे बल्ब हो गए, फैंस हो गए, जिसमें कम पावर कंजम्पशन होता है या कम एनर्जी कंजम्पशन होता है, उसको हम लोग 5 एम्पियर की करंट रेटिंग के कह सकते हैं कि सर्किट से हम लोग अटैच करते हैं। अब बात आती है इसके बाद, ये इंपॉर्टेंट है, अर्थ वायर। हमने दो वायर पढ़े, पहला लाइव वायर पढ़ा, दूसरा न्यूट्रल वायर पढ़ा। तीसरा वायर है जिसको क्या कहेंगे? अर्थ वायर कहेंगे। इस पे इंसुलेशन किस कलर का होगा? ग्रीन कलर का होगा। इज यूजली कनेक्टेड टू, अब देखो ये कहाँ से कनेक्टेड होता है, तो मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। तो घर के पास, जैसे मान लो किसी का घर है, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राउंड होगा
तो क्या किया जाता है, यहाँ से मान लो इसके ऊपर एक टावर ऐसा कुछ लगा दिया जाता है मेटल का, और इस मेटल से क्या किया जाएगा, मतलब ऐसे समझ लो कि एक वायर होगा, वायर जा रहा होगा, अंदर तक जाता है ग्राउंड के, और यहाँ पे एक ऐसे मेटल शीट या मेटल की एक वायर कह सकते हैं, कुछ शीट कह सकते हैं, कुछ मेटल ऑब्जेक्ट होगा जिसको अंदर डिग करके रख दिया जाता है। तो होता क्या है कि जितने भी करंट, एक्सेसिव करंट होता है, वो सीधे सीधे घर से निकलेगा और कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। इसी फिनोमेना को कहते हैं अर्थिंग। ठीक है, आगे, दिस इज यूजुअली अ सेफ्टी मेजर। ये क्या है, सेफ्टी मेजर है, मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए ये किया जा रहा है। स्पेशली फॉर दोज अप्लायंसेस दैट हैव अ मेटलिक बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है, सब अप्लायंसेस पे अर्थिंग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ऐसे अप्लायंसेस पे बहुत जरूरत होती है जिसकी बॉडी कैसी हो, मेटेलिक हो। क्योंकि क्या होता है, जो मेटेलिक बॉडी होती है, जैसे मान लो ये हमारा कोई सीपीयू है, मान के चलते हैं, ठीक है, क्या है, सीपीयू है, इसके अंदर बहुत सारे वायर्स होंगे छोटे छोटे, ठीक, और ये वायर क्या होते हैं, ये बॉडी कैसी है इसकी, मेटल की है, मेटेलिक बॉडी है, ठीक। ये वायर जो होंगे, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे, इनका इंसुलेशन वीक होता जाएगा, इंसुलेशन हट जाएगा, ठीक है। और जब इंसुलेशन हटेगा तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे किसके, मेटलिक बॉडी के, ठीक है। तो वायर किसके टच में आ गया, मेटलिक बॉडी के। तो जो करंट वायर पे जा रहा था वो थोड़ा बहुत करंट अब कहाँ पहुंच जाएगा, मेटलिक बॉडी पे। तो जब कोई इस मेटलिक बॉडी को टच करेगा तो उसको क्या फील होगा, एक हल्का सा शॉक फील होगा। तो उस शॉक से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, अर्थिंग करी। तो अर्थिंग में करते क्या है कि इस मेटलिक बॉडी से एक वायर अटैच करेंगे और इस वायर को यहाँ पर लाके हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, इस वाले अर्थ वायर में जोड़ देते हैं, और इस तरीके से जो एक्सेसिव करंट होता है जो मेटलिक बॉडी पे आया था वो कहाँ पहुंच जाता है, अर्थ में पहुंच जाता है। इसी फिनोमेना को कहा जाता है अर्थिंग। कोई दिक्कत, इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, टोस्टर हो गया, टेबल फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सब में मेटलिक बॉडी होती है, तो इन सब में अर्थिंग की जरूरत पड़ती है। द मेटलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर, वही जो हमने बताया, विच प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट, ठीक है। क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए करंट हमेशा उस पाथ में फ्लो करता है या उस जगह फ्लो करेगा जहां पर उसको रेजिस्टेंस कम मिलेगा। तो अर्थ वायर क्या करता है, एक एक उसको पाथ प्रोवाइड करता है, मतलब उस एक्सेसिव करंट को एक पाथ प्रोवाइड कर देगा फ्लो होने का, और ऐसा पाथ प्रोवाइड करता है जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा और फ्लो करके आराम से पहुंच जाएगा। Thus it ensures any leakage of current to the metallic body of the appliance keep its potential to that of the earth and user may not get a severe electric shock। तो मेनली क्या होने वाला है, सेफ्टी डिवाइस थी या सेफ्टी मेजर था, तो इससे जो पर्सन को शॉक लगने वाला था वो अब शॉक नहीं लगेगा, और पर्सन का शॉक क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, रुक जाएगा। अर्थिंग के बाद ये हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट डायग्राम है जिसको कहते हैं डोमेस्टिक सर्किट। अब इस डोमेस्टिक सर्किट में देख लो क्या क्या चीजें हैं। तो पहले तो हमको ये 3 वायर दिख रहे होंगे, एक अर्थ वायर है जो ग्रीन कलर का है, एक लाइव वायर है जिसका कलर रेड है, और एक न्यूट्रल वायर है जिसका कलर क्या है, ब्लैक है, ठीक। जो लाइव वायर है, याद रखना लाइव वायर कनेक्टेड होता है किससे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज से, मतलब जो मेन जो हमारे घर में एंट्री हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की उसमें कनेक्टेड है। और उसके बाद यही लाइव वायर और ये जो न्यूट्रल वायर है, ये दोनों का कनेक्शन कहाँ दिया गया है, मीटर में दिया गया है, सबके घरों में मीटर लगा होता है, ठीक है। और फिर ये मीटर से जब वायर निकलेगा तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा, जैसे अलग अलग सर्किट्स होंगे, वहां तक जाएगा, और फिर वहां से जहां जहां जिस जिस अप्लायंस को चलाना होता है वो अपना पहुंच जाता है। अब जैसे देखो ये वाला जो सॉकेट है, इसमें 3 होल्स हैं, तो एक होल किसके लिए हो जाएगा, एक में ये कनेक्ट हो गया है, मतलब फेज वायर यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मान के चलते हैं ये न्यूट्रल वायर है तो न्यूट्रल वायर इधर कनेक्ट हो गया, फेज वायर इधर कनेक्ट हो गया, और अर्थ वायर इसमें कनेक्ट हो गया। अर्थ वायर का जो होल होगा वो हमेशा बाकी दोनों होल से थोड़ा सा बड़ा होता है। ये इसलिए किया जाता है कि सबसे पहले जो एंटर करे जो भी सॉकेट है
उसका जो भी मेल पार्ट होता है सबसे पहले जो एंटर करे वो कौन सा होना चाहिए, वो हमेशा अर्थ होना चाहिए। क्योंकि जब अर्थ एंटर करेगा तो अगर मान लो उस मेटलिक बॉडी पे एक्सेसिव करंट है तो सबसे पहले वो कहाँ पहुंच जाएगा, अर्थ में पहुंच जाएगा, जिससे शॉक वॉक लगने या बिल्कुल पूरी तरीके से प्रिवेंट हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं कि सबसे पहले जो एंट्री होगी वो इसी में होगी, और इसका जो मतलब जो मेल पार्ट होता है वो भी थोड़ा सा ज्यादा लंबा होता है एज कंपेयर टू लाइव एंड न्यूट्रल। ठीक है, तो ये इसीलिए ऐसा बनाता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, मान लो पूछ लिया जाए तो ये भी आनी चाहिए बात। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पूछा आता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस डायग्राम से रिलेटेड एक पैराग्राफ दिया है, इसको भी देख लेते हैं। तो फिगर 12.15 वही जो ऊपर दिया है, gives a schematic diagram of one of the common domestic circuits. In each separate circuit, different appliances can be connected across the live neutral wire, वही same चीज। Each appliance has a switch to on off the flow of current। अगले पैराग्राफ में क्या दिया गया, देखो यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इन ऑर्डर दैट ईच अप्लायंस हैज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस दे आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। अब जैसे हमको पता है कि हमारे डोमेस्टिक वायरिंग में जो भी अप्लायंसेस कनेक्टेड होते हैं हम लोग के घरों में, वो हमेशा किस में कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। क्यों पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि जो सप्लाई हो रही है, ठीक है, वो 220 वोल्ट की है, ठीक, और हमारे सारे अप्लायंसेस को भी कितना वोल्ट चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए। मतलब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और सेम वोल्टेज कब जाएगा, सेम वोल्टेज तब पहुंचेगा जब कैसा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। क्योंकि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहती है लेकिन पोटेंशियल डिवाइड होता है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। एक और अच्छा बेनिफिट होता है इसका, और वो ये होता है कि मान लो एक अप्लायंस फेल हो गया, मान लो वाला फेल हो गया, तो बाकी के दोनों जो अप्लायंस हैं वो वर्किंग कंडीशन में बने रहते हैं। लेकिन अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि अगर एक अप्लायंस फेल होता है, ठीक है, मान लो ये फेल हो गया, तो सर्किट यहीं से कटेगा और यहीं से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, आगे करंट ही नहीं फ्लो होगी। आगे करंट नहीं फ्लो होगी, इसका मतलब एक अप्लायंस के फेल होने से बाकी दोनों अप्लायंसेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा और वो उनकी वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, डोमेस्टिक सर्किट में जो भी अप्लायंसेस होते हैं उसको किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में क्या दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट। कोई भी डोमेस्टिक सर्किट है उसमें फ्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है फ्यूज, तो पहले फ्यूज के बारे में थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं। फ्यूज मेनली फ्यूज वायर, एक फ्यूज इस तरीके का होता है, इसके अंदर एक वायर होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है, और इस फ्यूज को जो भी सप्लाई लाइन आती है उसमें कनेक्ट किया जाता है। इस वायर की, फ्यूज वायर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये लेड और टिन का एलॉय होता है, ठीक है, सोल्डर की तरह ही होता है लेकिन इसको सोल्डर नहीं बोलते, लेड और टिन का ये एक एलॉय है, ठीक है। एल्युमिनियम का भी एलॉय हो सकता है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एलॉय होता है, लेकिन फिलहाल लेड और टिन का ये एक एलॉय होता है। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसकी रेजिस्टिविटी जो होगी बहुत ज्यादा होती है, और दूसरा क्या है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो कम होती है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होगी, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी। क्या ज्यादा होगा, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। अब ये फंक्शन किस तरीके से करता है, जैसे मान लो जो सप्लाई आ रही थी वो हमारे पास थी 5 एम्पियर की, ठीक है, लेकिन अचानक से मान लो पावर हाउस में कुछ हुआ और ये सप्लाई 5 एम्पियर से अचानक से बढ़ी और ये हो गई 10 एम्पियर की, ठीक। अब जब 10 एम्पियर की सप्लाई हो जाएगी तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो इससे असर ये पड़ेगा कि ये 10 एम्पियर की सप्लाई सबसे पहले कहाँ पहुंचेगी, तो ये पहुंचेगी इस फ्यूज के पास। इस फ्यूज ने देखा 10 एम्पियर की सप्लाई आ रही थी, तो करंट जैसे जैसे बढ़ती है, हमको पता है आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से जो हीट होगी वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये जो फ्यूज था पहले कम हीट हो रहा था, आसानी से करंट फ्लो करा ले रहा था, लेकिन जैसे ही करंट 10 एम्पियर की आई, अब बहुत तेजी से अचानक से क्या हो जाएगा, फ्यूज गर्म हो जाएगा,
और क्योंकि फ्यूज की मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो जब फ्यूज बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो तुरंत वो ब्रेक कर जाएगा, वायर मेल्ट हो जाएगा और वो ब्रेक कर जाएगा। तो हमने देखा कि जैसे ही करंट बढ़ा, करंट के बढ़ने से क्या हुआ, हीट बढ़ी, और क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम थी इस फ्यूज वायर की, फ्यूज वायर मेल्ट हो गया। और जब फ्यूज वायर मेल्ट होगा तो बीच से टूट जाएगा, तो क्या होगा, आगे करंट नहीं पास होगी। तो केवल जो प्रॉब्लम आई वो किस में आई, फ्यूज में आई। आगे जो हमारे अप्लायंसेस थे वहां पर 10 एम्पियर की करंट नहीं पहुंचेगी। तो अगर कोई ऐसा अप्लायंस था जो 10 एम्पियर के करंट से फेल हो सकता था, वो नहीं फेल होगा, वो अपना वो रुक जाएगा, मतलब आगे करंट ही नहीं पहुंचेगी, तो करंट पहले ही स्टॉप हो गई। तो इसी को ही क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है। तो फ्यूज जो है ये भी एक तरीके की कैसी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है। इसमें एक चीज और समझना जरूरी है कि रेजिस्टिविटी ज्यादा क्यों लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा लेने के पीछे भी रीजन यही है कि रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस जब ज्यादा होगा तो हीट जो प्रोड्यूस हो रही होगी ये भी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और हीट ज्यादा होगी, यही हम चाह रहे हैं, हीट ज्यादा होगी जल्दी वायर मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होके सर्किट को ब्रेक कर देगा। ठीक है, आगे देखो क्या है, क्या बताया गया, फ्यूज इन अ सर्किट प्रिवेंट्स डैमेज टू द अप्लायंसेस एंड द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। अगर ओवरलोडिंग की कंडीशन आ रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन से बचने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज को अप्लाई करते हैं। ओवरलोडिंग क्या होती है, तो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग यहाँ पर एक ही तरीके से दी गई है। हालांकि ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि एक सॉकेट है और उस सॉकेट में कई सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट कर दिया जाता है, तो एक्सेसिव अमाउंट में करंट इंक्रीज हो जाती है, इसको ओवरलोडिंग कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी में ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग में बड़ा कंफ्यूजन कर दिया है। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है कि ये फेज वायर था, ठीक है, और ये न्यूट्रल वायर है, ठीक है, जब ये दोनों फिजिकल कांटेक्ट में आ जाते हैं, मान लो ऐसे करके दोनों कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, ऐसे करके कांटेक्ट में आ गए, इसके टच में आया और कांटेक्ट में आ गया, तब क्या होता है, सर्किट छोटा हो गया। सर्किट छोटे होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम होने से करंट एक्सेसिव अमाउंट में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, करंट बढ़ेगी तो क्या होगा, वही पुरानी चीज हो जाएगी। इस फिनोमेना को कहते हैं क्या, शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग से हो क्या सकता है, आग भी लग सकती है, ठीक है, चिंगारी भी आ सकती है जिसको स्पार्किंग कहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं प्रॉब्लम्स। तो ओवरलोडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओवरलोडिंग से बचने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया, ओवरलोडिंग कैन अकर, देखो यहाँ पर बताया गया ओवरलोडिंग एक और तरीके से हो सकती है, व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम्स इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे तो इससे भी ओवरलोडिंग हो सकती है। दिस अकर्स व्हेन द इंसुलेशन ऑफ वायर इज डैमेज्ड और देयर इज अ फॉल्ट इन द अप्लायंस। तो ये कब हो सकती है कंडीशन, जैसे देखा होगा कई बार क्या होता है शॉप्स पे, ठीक है, क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट क्यों हो रहा है, बहुत सिंपल सा रीजन है। जैसे मान लो ये कोई हमारे पास में अप्लायंस है और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से वायर्स हैं, ठीक, और ये वायर जो है ये इंसुलेटेड होते हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा इनका इंसुलेशन अपने आप से पिघलने लग जाता है, और पिघल पिघल के पूरी तरीके से इंसुलेशन खत्म हो जाता है। तो जब इंसुलेशन खत्म होगा तो मान लो इसके साथ में कोई वायर इसके कांटेक्ट में था, पहले तो इंसुलेटेड था तो प्रॉब्लम नहीं हुई, अब इंसुलेशन जब खत्म हुआ तो ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आ गए ना वायर, जब कांटेक्ट में आ गए तो इसी से ही क्या होगा, एक शॉर्ट सर्किट की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग का जो मेन फिनोमेना है वो यही है कि फेज वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में क्या हो जाएगा, फिजिकल कांटेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज और समझना जरूरी है, पूछा जाता है करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पूछा एमसीक्यू में भी आता है कई बार कि करंट किस तरीके से इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, सेम रहती है, क्या रहता है करंट पे इफेक्ट जब ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग की कंडीशन होती है। तो देखो साफ साफ लिखा गया है, इन सच अ सिचुएशन द करंट इन द सर्किट एब्रप्टली इंक्रीजेस, एब्रप्टली मतलब अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग, और इसी कंडीशन को क्या कहा जाएगा, शॉर्ट सर्किटिंग कहा जाएगा। द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज prevents the electric circuit in appliances from possible damage by stopping the flow of unduly high electric current
फ्यूज क्या करता है, उसी हाई इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप कर देता है। कैसे स्टॉप करता है वो भी हमने ऊपर बताया था। एक चीज और याद रखना कि ये जो फ्यूज है पूछा जाता है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो प्रिंसिपल है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो हमने पढ़ा है H डायरेक्टली अपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, तो इसी पे ही तो फंक्शन करता है वो। तो यहाँ पर दिया भी गया है द जूल्स हीटिंग दैट टेक्स प्लेस इन द फ्यूज मेल्ट्स इट टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज। समटाइम्स ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस टू अ सिंगल सॉकेट। वही वाली कंडीशन जो हमने बताई थी ओवरलोडिंग की, वो भी है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिससे ओवरलोडिंग हो सकती है। शॉर्ट सर्किटिंग का यही है कि फिजिकल कांटेक्ट हो जाता है फेज वायर और न्यूट्रल वायर का। बस एक चीज याद रखनी है कि एक्सेसिव अमाउंट में करंट का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, और जब एक्सेसिव अमाउंट में करंट इंक्रीज होगी तो जब वो करंट फ्यूज पे जाएगी तो फ्यूज में एक्सेसिव अमाउंट में हीट इंक्रीज होगी, और जब फ्यूज बहुत ज्यादा हीट अप हो जाएगा क्योंकि फ्यूज वायर की मेल्टिंग पॉइंट कम है, फ्यूज वायर तुरंत मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट जब होगा तो ये सर्किट को क्या कर देगा, कट ऑफ कर देगा, ब्रेक कर देगा, और हमारे जो भी अप्लायंसेस आगे लगे होंगे वो हमारे सिक्योर हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे।